अच्छा, ये जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, ये क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हमें पता है कि हम सर्टेनिटी के साथ जो है वो दो पोजीशन मोमेंटम या दो कोई ऑब्जर्वेबल्स हों, उनके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो आप नहीं दे सकते। तो सपोज करें कि आपके पास ए और बी दो हर्मिशियन ऑपरेटर्स हैं। सपोज ए एंड बी आर टू हर्मिशियन ऑपरेटर्स। ए और बी जो हैं ये आपके पास दो हर्मिशियन ऑपरेटर्स हैं एंड साई इज द क्वांटम स्टेट। और साई जो है वो एक क्वांटम स्टेट है। अब आप सपोज करें यहां पर कि जो साई ए बी साई है, सपोज साई ए बी साई दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई के बराबर है। यहां पर एक्स और वाई रियल है, वेयर एक्स एंड वाई आर रियल। ठीक है जी, इधर एक्स और वाई जो है वो रियल हैं। अब आप देखें कि यहाँ पर ये जो साई है, अगर इसके अंदर मैं कम्यूटेशन लूँ ए बी, तो दैट विल बी इक्वल टू 2 आयोटा वाई और साई ए कामा बी दैट इज इक्वल टू 2 पाई, सॉरी 2x। तो इसका मतलब यह है कि अगर ये हमारे पास ए कामा बी ये इनके बराबर आ जाए 2 आयोटा वाई और 2x के, तो इसका मतलब है कि दिस इंप्लाइज दैट क्या हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं कि साई ए कामा बी, ठीक है जी, साई ए कामा बी जो है साई का मॉड स्क्वायर प्लस साई ए कामा बी साई का मॉड स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 साई ए बी साई का मॉड स्क्वायर। इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है जी, अब आप यहां पर अगर जो है वो यानी कि ये साई ए बी आपको इसके बराबर दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें ये एक्स प्लस आयोटा वाई है, और ये साई 2 आयोटा वाई के बराबर दिया हुआ है, और ये साई इस ब्रैकेट के साथ जो है ये 2x के बराबर दिया हुआ है। तो ये तीनों चीजें जो हैं, ठीक है, ये अगर यहां से देखें तो ये एक दूसरे के बराबर नहीं है, तीनों के रिजल्ट एक दूसरे से मुख्तलिफ है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि फिर ये इसको इसके बराबर होने के साथ साथ इस पर फिर काशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी जो है वो भी लगेगी, क्योंकि ये सारी तीनों चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे के बराबर नहीं है।
तो बाय Cauchy-Schwarz inequality अगर इसके ऊपर Cauchy-Schwarz inequality लगा दें तो ये आ जाएगी साई ए बी साई का मॉड स्क्वायर लेस देन इक्वल टू साई ए स्क्वायर साई साई बी स्क्वायर साई, इसको कह दें ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब इस इक्वेशन को अगर आप इक्वेशन 1 के साथ कंबाइन कर दें, इस इक्वेशन 2 को, ठीक है, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 के साथ कंबाइन कर दें और नॉन नेगेटिव टर्म्स जो हैं उनको ड्रॉप कर दें, ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पर कि कंबाइन 2 with 1 and drop non negative टर्म्स। तो ये जब कंडीशन लगाएंगे तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी साई ए कामा बी का मॉड स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 साई ए स्क्वायर साई और साई बी स्क्वायर साई। इसको कह दें कि ये हमारे पास कोई इक्वेशन नंबर 3 है, ये कोई इक्वेशन नंबर 3 है हमारे पास आ गई। अब आप जो है ये यहाँ पर हमने पहले तो ये ऑब्जर्वेबल्स डिफाइन किए हुए हैं ए और बी। अगर मैं इन ऑब्जर्वेबल्स को चेंज कर दूं कोई ऑब्जर्वेबल सी और डी के साथ, ठीक है, सपोज सी एंड डी, सपोज करेंगे सी एंड डी आर टू ऑब्जर्वेबल्स, सी और डी जो है वो दो ऑब्जर्वेबल्स हैं। सब्स्टिट्यूटिंग, इसमें सब्स्टिट्यूट करें ए को सी माइनस सी की एवरेज एंड बी डी माइनस डी की एवरेज इनटू इक्वेशन, वो जो इक्वेशन है हमारे पास 3, इक्वेशन 3 के अंदर इनको सब्स्टिट्यूट करें तो इसकी मदद से हमें हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो मिल जाएगा। अगर उसके अंदर हम इसको सब्स्टिट्यूट करें, यानी कि इसकी जगह पर ए की जगह पर आप पुट करें सी एवरेज सी, फिर बी की जगह पर पुट करें डी एवरेज डी, इनके अंदर भी ये वैल्यूज़ जो हैं इनको सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपके पास ये सारी सब्स्टिट्यूशन करने के बाद हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो मिल जाएगा। वी ऑब्टेन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल।
और ये जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आएगा, ये आएगा डेल्टा सी डेल्टा डी ग्रेटर देन इक्वल टू साई सी कामा डी साई डिवाइडेड बाई 2, ये निकल आएगी वैल्यू। तो अब आप देखें कि ये हमारे पास जो ये वैल्यूज़ हैं डेल्टा सी और डेल्टा डी, इसका मतलब है कि डेल्टा सी अनसर्टेनिटी है सी के अंदर और डेल्टा डी अनसर्टेनिटी है किसके अंदर, डी के अंदर जो है वो आ रही है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों के अंदर जो है वो एक अनसर्टेनिटी जो है या इनइक्वालिटी जो है वो आ रही है, और ये इनइक्वालिटी जो है वो उस इक्वेशन नंबर 3 को जो है वो सेटिस्फाई कर रही है। लेकिन जब आप क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर कोई मेजरमेंट करते हैं और उस मेजरमेंट की वजह से डिस्टर्बेंस जो है वो सिस्टम के अंदर आती है, तो उस डिस्टर्बेंस को किस तरह मेजर किया जाता है, उस डिस्टर्बेंस की मेजरमेंट की जाती है। उसको मेजरमेंट आपने अभी वो ये जो पीछे प्रोजेक्टिव मेजरमेंट है ये किसी लिए की जाती है, जो सिस्टम के अंदर डिस्टर्बेंस आ रही है, अनसर्टेनिटी आ रही है, उसको उसकी मदद से मेजर जो है वो किया जाता है। तो अब ये बेसिकली ये जो मेजरमेंट की जाती है, अब यहाँ से इस से हमारे पास ये चीज़ जो है निकल आई है। लेकिन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को अगर हम इसके साथ रिलेट करें इस मेजरमेंट के साथ, तो ये करेक्ट नहीं होगा। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का मतलब ये है कि अगर मैं सपोज करें यहाँ पर x ले लूँ और यहाँ पर p ले लूँ, तो अगर x एक्यूरेटली डिटरमाइंड है तो फिर p अनसर्टेन हो जाएगा, और अगर p जो है वो एक्यूरेटली डिटरमाइंड है तो फिर c ये जो x है वो अनसर्टेन। ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का जो है वो मतलब होता है। इसका मतलब है कि आप इसके जरिए अगर इसको प्रोजेक्टिव मेजरमेंट के साथ रिलेट करें तो ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है इसकी एग्जैक्ट, या आप कह सकते हैं कि इसकी कोई अच्छी एक्सप्लेनेशन या इंटरप्रिटेशन जो है वो नहीं है। तो अब अगर आप ये हम ये चाहते हैं कि करेक्ट इंटरप्रिटेशन करें अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की, उस सूरत में है जब आपके पास लार्ज नंबर ऑफ क्वांटम आइडेंटिकल स्टेट्स ऑफ साई, और फिर आप परफॉर्म करें मेजरमेंट ऑफ सी ऑन सम ऑफ दो सिस्टम्स। यानी कि आपके पास लार्ज एक सिस्टम है जिसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ स्टेट्स हो, एक स्टेट ना हो या दो ना हो या तीन ना हो, एक पूरा सिस्टम हो स्टेट्स का, तो फिर जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। इस इक्वेशन को नाम दे दें आप 4, ये जो है 4। तो फॉर दी करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो अगर करेक्ट इंटरप्रिटेशन आपने करनी है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की, इज दैट इफ वी प्रिपेयर, अगर हम प्रिपेयर करें ए लार्ज नंबर ऑफ identical states psi
and then perform measurements. और फिर उसके ऊपर मेजरमेंट्स जो है उनको परफॉर्म करें, या लार्ज नंबर ऑफ स्टेट्स लें और मेजरमेंट्स को परफॉर्म करें ऑफ सी ऑन सम of those systems. And of D, इसी तरह D के ऊपर भी in others. तो अब आप जब ये मेजरमेंट्स इतनी ज़्यादा लेंगे तो फिर क्या होगा, फिर आपके पास एक आउटकम तो नहीं आएगा, ठीक है जी, फिर तो बहुत सारे आउटकम्स जो हैं वो आना शुरू हो जाएंगे। ये देखें ना, ये डेल्टा आर है, तो इसका मतलब है कि ये चीज़ जो है ये स्टैंडर्ड डेविएशन को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, यानी कि मार्क्ड वैल्यू से जो एक एवरेज वैल्यू निकली है उससे कितनी जो बाकी स्टेट्स हैं वो डेविएट कर रही हैं। तो देन द स्टैंडर्ड डेविएशन, तो फिर आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी डेल्टा C of the C results times the standard deviation, delta D of the result D of the results for D will satisfy इक्वेशन 4। तो फिर ये इक्वेशन 4 को सेटिस्फाई करेगा अगर स्टैंडर्ड डेविएशन होगी। अगर खाली जो है वो डेविएशन नहीं होगी तो फिर वो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल नहीं होगा। जब स्टैंडर्ड डेविएशन आएगी तो फिर वो आंसर, क्योंकि हमने पीछे प्रोजेक्टिव मेजरमेंट्स में यही पढ़ा कि जब आप प्रोजेक्टिव मेजरमेंट्स करते हैं तो फिर वहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्म में ऑपरेटर या ऑब्जर्वेबल को लिखा जाता है। तो आप इसकी अगर एक एग्जांपल लें, एज एन एग्जांपल ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अगर आप इसकी एग्जांपल देखें इसकी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की, कंसीडर ऑब्जर्वेबल्स x एंड y, दो ऑब्जर्वेबल ले x और y, when measured for the quantum state 0, जब आप इनको मेजर करते हैं किसी क्वांटम स्टेट 0 के लिए, तो यहाँ पर हमने प्रीवियसली एक रिलेशन ये पढ़ा हुआ क्वांटम मैकेनिक्स में, एज
we know that x comma y is equal to 2 iota z के बराबर होता है. So the uncertainty principle tells us that delta of x, delta of y greater than equal to 0 of z 0, that is equal to 1. ठीक है जी. तो ये आपके पास जो है यानी कि इसमें z 0 0 z की वैल्यू पुट करें तो ये आपके पास 1 के बराबर जो है वो आ जाएगा. तो इसका मतलब यह है इस इक्वेशन के मुताबिक, इस इक्वेशन को कह दे 5, द अबव इक्वेशन 5. अब ये जो इक्वेशन 5 है shows that delta x and delta y must be greater than 0. इनको ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो तब ही अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी होगी. अगर ये ग्रेटर देन 0 नहीं होगा, इक्वल टू 0 होगा, तो फिर प्रोबेबिलिटी नहीं होगी. ठीक है. जब इसमें प्रोबेबिलिटी तब ही होगी जब ये ग्रेटर देन 0 के बराबर होगा, यानी कि 1 के बराबर निकलेगा. तो फिर ये आप इसको चेक कर सकते हैं, इसको कंप्यूटेशन को इनके अंदर आके इनकी स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के ये आपके पास 1 के बराबर ही आएगा. बार वो मैंने यहाँ पर उसको डायरेक्ट जो है वो लिख दिया. ठीक है जी. अच्छा, उसके बाद अच्छा, इसमें एक और इन्हीं मेजरमेंट से रिलेटेड एक चीज़ है, वो भी थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए उसका. ये मैंने इनके अंदर कहीं कुछ जगहों पर कुछ स्टेप जो हैं वो मिस किए हैं, वो आपने कंप्लीट करने हैं उनको. ठीक है, वो करने ज़रूरी है ताकि आपको पता हो कि किस तरह ये हो रहा है. अब जैसे मैंने ये वाला स्टेप जो छोड़ा है, इसके अंदर आपने ये कैलकुलेट करने हैं. ठीक है, साथ में ये आएगा, ये वाला जो कम्यूटेशन रिलेशन है वो z इसके अंदर आ जाएगा. ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 1 के बराबर ही निकलेगी. ठीक है, इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, इसकी भी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, और प्रोजेक्टिव मेजरमेंट वाला फार्मूला जो है वो इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे, तो आपके पास ये रिजल्ट जो है वो 1 के बराबर आ जाएगा. अच्छा, अब इसमें जो है नेक्स्ट जर्नल मेजरमेंट्स projective measurements and POVMs. अब ये सारी मेजरमेंट्स जो हैं ये आप करते हैं.
ठीक है, हमने पास्टुलेट 3 के अंदर ये जो मेजरमेंट्स का पास्टुलेट है, इसके अंदर हमने यही स्टडी किया है कि ये सारी हम जो है वो मेजरमेंट्स करते हैं। तो अब ज़्यादातर आप जो क्वांटम मैकेनिक्स है इसको डिस्क्राइब करते हैं बाय प्रोजेक्टिव मेजरमेंट्स। मोस्टली क्वांटम मैकेनिक्स describes only projective measurements। ज़्यादातर जो है वो प्रोजेक्टिव मेजरमेंट्स जो हैं उनको डिस्क्राइब करती है। एंड द जर्नल डिस्क्रिप्शन ऑफ मेजरमेंट्स is given in postulate 3। और ये सारी डिस्कशन जो है ये postulate 3 के अंदर की गई है। ठीक है जी, इसी तरह इसी पास्टुलेट के अंदर जो है वो POVM फार्मूलिज्म जो है वो भी डिस्क्राइब किया गया। ठीक है, POVM formalism is also described in postulate 3। postulate 3 के अंदर जो POVM का जो फार्मूलिज्म है इसको भी डिस्क्राइब किया गया। अब इसके अंदर जो है जो प्रोजेक्टिव मेजरमेंट्स हैं वो किस वक्त की जाती हैं, जब आप यूनिटरी ऑपरेटर्स जो हैं उनको कंसिडर करते हैं। तो प्रोजेक्टिव measurements are augmented by unitary operations। Turns out to completely equivalent to journal measurements।
अच्छा, अब इसके अंदर जो है, जो असल में हम डिस्टिंग्विश कर रहे हैं जनरल मेजरमेंट, पीओवीएम और जो प्रोजेक्टिव मेजरमेंट्स हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी रीजंस हैं इसकी, जिसको वजह से हम कुछ मेजरमेंट्स को, यानी कि हमें क्यों जो है वो प्रोजेक्टिव मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है, फिर प्रोजेक्टिव मेजरमेंट के बाद हमें जो है वो पीओवीएम जो है उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो जो देयर आर several reasons to distinguish between these all types of measurements। ये जो तीनों किस्म की मेजरमेंट्स हैं, इनमें हमें डिस्टिंग्विश करना पड़ता है। तो फर्स्ट मैथमेटिकली तो अगर मैथमेटिकली देखें, फर्स्ट जनरल मेजरमेंट्स जो जनरल मेजरमेंट्स होती हैं आर इन सम सेंस सिंपलर। ये कुछ सेंस में सिंपलर होती हैं देन प्रोजेक्टिव मेजरमेंट्स। प्रोजेक्टिव मेजरमेंट्स के मुकाबले में अब इसकी वजह क्या है, क्योंकि इनके अंदर रिस्ट्रिक्शंस कम होती हैं जो जनरल मेजरमेंट्स होती हैं। सिंस दे इन्वॉल्व फ्यू रिस्ट्रिक्शंस, क्योंकि इनके अंदर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो कम होती हैं ऑन द मेजरमेंट ऑपरेटर्स। ऑन द मेजरमेंट ऑपरेटर्स, जो आपके पास मेजरमेंट ऑपरेटर्स होते हैं उनके ऊपर। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो इसकी एग्जांपल ली जा सकती है कि अगर रिस्ट्रिक्शंस कम होती हैं, देयर इज फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर अभी आपने पीछे जो है वो प्रोजेक्टिव ऑपरेटर्स जो हैं उनको पढ़ा था। नो रिक्वायरमेंट, आपको यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट जो है वो नहीं चाहिए फॉर जनरल मेजरमेंट्स जनरल मेजरमेंट्स की, कि जो सिमिलर हों, सिमिलर टू द कंडीशन P
आई पी जे डेल्टा आई जे पी आई, ये कोई इस तरह की कंडीशन जो है वो जनरल मेजरमेंट्स में नहीं होती फॉर प्रोजेक्टिव मेजरमेंट्स। तो ये कंडीशन कहां पे लगती है, ये रिस्ट्रिक्शन कहां पे आती है, जहां पर प्रोजेक्टिव मेजरमेंट्स होती हैं। अब यहाँ पर एक तो ये चीज़ है, अब दूसरा ये होता है कि चूंकि ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होती इसलिए हम जनरल मेजरमेंट्स जो हैं उनको मोस्टली प्रेफर करते हैं किसके ऊपर, प्रोजेक्टिव मेजरमेंट्स के ऊपर। इसके अलावा दूसरा ये रीज़न है कि सेकंड, it turns out that there are important problems, कि यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स होते हैं इन क्वांटम कंप्यूटेशन एंड क्वांटम इंफॉर्मेशन, और क्वांटम इंफॉर्मेशन के अंदर such as to distinguish the set of क्वांटम स्टेट्स। यहाँ पे आप डिस्टिंग्विश करते हैं सेट ऑफ क्वांटम स्टेट। अभी हमने पीछे पढ़ा ये सारा कि आप क्वांटम स्टेट्स जो हैं वो जो एलिस और बॉब वाली हमने एग्जांपल पढ़ी थी कि क्वांटम स्टेट्स के दरमियान में हमें डिस्टिंग्विश करना पड़ता है, और वो कैसे करते हैं, ऑपरेटर्स की मेजरमेंट्स। तो इसके अंदर आप जब ये आप डिस्टिंग्विश करते हैं तो द आंसर टू विच involves a general measurement rather than a projective measurement। ठीक है, तो ये रीज़न होती है कि इसकी वजह से आप प्रोजेक्टिव और जनरल मेजरमेंट, यानी कि प्रोजेक्टिव मेजरमेंट जो है वो आप उस वक्त अप्लाई करते हैं जब उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं। ठीक है, यानी कि कोई ऑपरेटर्स की फॉर्म में आपने उसको करना। फिर जब आपने डिस्टिंग्विश करना होता है स्टेट्स को, तो डिस्टिंग्विश करते हुए स्टेट्स को भी आप लगाते तो पहले जो है वो प्रोजेक्टिव मेजरमेंट है या POVM है, लेकिन जो उसका आंसर निकलता है वो एक्चुअली जनरल मेजरमेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, वो रिस्ट्रिक्शन के साथ आंसर जो निकलता है वो जनरल मेजरमेंट के अंदर जो है वो आ जाता है। अब इसके अंदर ये तो दो रीज़न हो गए हैं, ठीक है, पहले। अब एक और तीसरा रीज़न भी है इसके अंदर कि हम क्यों जो है इनमें से किसी को दूसरे के ऊपर जो है वो देते हैं। तो थर्ड रीज़न के अंदर जो
पास्टुलेट 3 है वो एक स्टार्टिंग पॉइंट है जो कि रिलेटेड है प्रॉपर्टी ऑफ प्रोजेक्टिव मेजरमेंट नोन एज रिपीटेडली। अब वो प्रोजेक्टिव मेजरमेंट्स हैं वो क्या की जाती हैं, वो बार बार यानी कि रिपीटेडली की जाती हैं। तो a third reason for preferring postulate 3 as the starting point, इसको हम अगर postulate 3 को प्रेफर कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पर, इज रिलेटेड टू ए प्रॉपर्टी, is related to a property of projective measurements known as repeatedly। जो कि रिपीटेडली की जाती हैं, या रिपीटेडली कह रही हैं या रिपीटेबली कह रहे हैं, रिपीटेबली कह रहे थे, रिपीटेबली कह रहे हैं। तो प्रोजेक्टिव मेजरमेंट्स जो होती हैं ये बाज़ दफ़ा रिपीटेबल होती हैं, ठीक है। हम इनको बार बार भी जो है वो ऑपरेटर के ऊपर परफॉर्म करते हैं। मैं अभी ये थोड़ा सा रहता है, मुझे लगता है टाइम ऊपर हो रहा है, आप लोग जाएं, इसको मैं बाद में कंप्लीट करूँगा।